नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 के बारे में। अर्थात इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में बात की है और ये हमारा जो वीडियो पैटर्न है ये MCQ प्रकार का है। अर्थात हम MCQ क्वेश्चंस की हेल्प से इस पूरे टॉपिक को समझ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। और हम बात करें तो यूपीएससी अर्थात अगर हम यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर देखें तो उसमें पर्यावरण के अंतर्गत आता है। एमपीपीएससी की प्री की यूनिट में दे रखा है यूनिट 7 में। देन इसके अलावा एमपीपीएससी की मेंस के पेपर 3 की यूनिट 9 में हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलिए तो जैव विविधता के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप हमारा यही वाला वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा वीडियो 1 भी देखिए क्योंकि वो पहला वीडियो था, तो डेफिनेटली हमने उसमें कुछ बेसिक बातें कवर की होंगी। अब दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी के बहुत फेवरेट रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही जवाब है 2002 में। ठीक है, कब पारित हुआ? 2002 में। अब जब एक क्वेश्चन आ गया है तो इससे संबंधित आपको सारे क्वेश्चन भी याद कर लेना है। जैसे कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1927 में, ये भी याद कीजिए। इसी प्रकार से भारतीय वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ 1972 में, हम इसका काफ़ी बार जिक्र करते हैं। इसी प्रकार से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा, मैं ऑरली बोल रही हूँ, निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये पारित हुआ था 1974 में। और ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, 1974 में। इसी प्रकार का एक और अधिनियम है जिसको बोलते हैं जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977। ठीक है, ये 1974 था, ये 1977 है, उपकर है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पारित हुआ था 1981 में। पर्यावरण संरक्षण नियम लागू हुआ था 1986 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। चलिए तो आप समझ गए होंगे, आपको इतने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बदले में आपको इतने क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण जिसको कि छाता विधान भी कहते हैं 1986। ठीक है दोस्तों, तो इतने याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमने कितने सारे फैक्ट को कवर कर लिया है, तो बिल्कुल इसीलिए हम इसको एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और आपको एक और बात बताना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लेकर आएँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, तो आपको इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल परीक्षिता एकेडमी ज्वाइन करना होगा। देन आपको हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको हमें कमेंट करना है, तो हम वो भी वीडियो लेकर आएंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम जो है वो पारित हुआ है 1973 में। सबसे पहली बार ये पारित हुआ था। बाघ परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, इसको बाघ परियोजना भी बोलते हैं हिंदी में, सबसे पहले हुई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको हेली नेशनल पार्क कहते थे, सबसे पहले यहाँ से हुई थी। योजना को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो जो टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कहलाते हैं कैलाश सांखला या सांखलिया। ठीक है, कैलाश सांखलिया को इस परियोजना की शुरुआत करने का जनक कहा जाता है। और 1973 में जब ये परियोजना लाई गई तभी टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, तो वो है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कहाँ पर हो सकता है, तो ये है आंध्र प्रदेश में।
ठीक है। भारत का जो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये 53 टाइगर रिजर्व है और ये डाटा है 31 दिसंबर 2021 तक का। ठीक है, 53 टाइगर रिजर्व है और 53वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में। आप सभी जानते हैं जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तो संजय गांधी नेशनल पार्क हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो उस वाले हिस्से को जो छत्तीसगढ़ में था उसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहा गया और उसी को 53वां जो है नेशनल जो टाइगर रिजर्व है घोषित किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि टाइगर की जो गणना की जाती है नेशनल पार्क में कि कितने हैं, तो 2 मेथड से की जाती है, फुट मार्क विधि और कैमरा ट्रिप विधि। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है, किसके थ्रू? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। कौन सा? राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण। यह जो है वन्यजीव अधिनियम 1972 अभी हाल ही में हमने आपको बताया था के तहत कार्य करता है। तो इतनी चीज़ें फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम स्ट्रिप्स क्या है? तो एम स्ट्रिप्स का जो हम पहले तो फुल फॉर्म है वो आपको बता देते हैं। तो वो एक काम करते हैं, थोड़ा परमानेंट मार्कर ही लेते हैं। तो एम का मतलब है मॉनिटरिंग। ओके, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ओके, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह जो एम स्ट्रिप है 2010 में लाई गई थी। ठीक है, अब क्या है ये तो आप समझ गए होंगे कि इससे हम क्या करते हैं, बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है। इस प्रणाली के जरिए जो है वन्य कर्मचारियों की गश्त, वन्य क्षेत्र में अपराध से संबंधित आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण करना अत्यंत आसान हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, स्वदेशी ग्राम नहीं, राष्ट्रीय वन्य प्राणी जात का प्रजनन नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। ठीक है, अर्थात जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जहां पर भी बाघ रहते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क में अभयारण्य में हो, यहाँ पर अभयारण्य लिखा है, तो वो तो इन 4 ऑप्शन में से एक है। ठीक है, तो जहां पर भी टाइगर रहते हैं उसकी निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है जिसको एम स्ट्रिप्स कहते हैं और एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए क्वेश्चन जरूर आएगा और ये भी याद रखना है 2010 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है वो हुई थी 1992 में। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है आपको इस प्रकार से भी दिया जाए 1991, 1992, तो ये इसका 1992 ये इसका सही जवाब है। 92 को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। भारत में अभी की बात करें तो कुल 32 एलिफेंट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एलिफेंट को संरक्षित करने के उद्देश्य से योजना लाई गई थी। भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, जैसे टाइगर पहला कौन सा था? जिम कार्पेट था, उसी प्रकार से प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ पर है? सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व। अब सिंह भूमि समझ गए होंगे कहाँ पर है, तो एलिफेंट रिजर्व ये है आपका झारखंड में। ठीक है, वर्ष 2010 में भारत का विरासत पशु हाथी घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि हाथी को भारत का विरासत जो है पशु घोषित किया गया था। कब? 2010 में। इसी प्रकार से हाथियों के संरक्षण के लिए एक योजना भी चलाई जाती है जिसको बोलते हैं माइक, MIKE। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि माइक की योजना किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है हाथी से संबंधित है। शायद हमने आगे भी इस क्वेश्चन को कवर किया है। इसी प्रकार से हाथी के संरक्षण के लिए 2011 में एक और प्रोग्राम चलाया गया था जिसको बोला गया है हाथी मेरे साथी। मूवी देखी होगी, तो ये 2011 में चलाया गया था, हाथी मेरे साथी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें राजस्थान के आमेर में भारत का पहला एलिफेंट विलेज का निर्माण किया गया है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। आमेर राजस्थान में भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। कहां पर? यमुनानगर, हरियाणा। देश का पहला पुनर्वास केंद्र बनाया गया है।
चलिए, इसके अलावा बात करें 2018 में मथुरा के चुरमुरा गांव में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया था। ठीक है, ये फैक्ट आप सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है माइक क्या है। तो अभी जस्ट हमने बताया माइक जो है हाथी के संरक्षण से संबंधित है, हमने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। 2003 में साइट्स के दली सम्मेलन द्वारा यह कार्यक्रम दक्षिण एशिया के देशों में शुरू किया गया था। ठीक है, 2003 में हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों का आकलन करना, समय के साथ इन प्रवृत्तियों में आने वाले बदलाव की पहचान करना और बदलावों की कारणों की पहचान के बाद इसका मूल्यांकन करना कि इन बदलावों के पीछे साइट्स के निर्णय की कितनी भूमिका रही है। ठीक है, एक संगठन है साइट्स। अब हम भारत में माइक स्थल की अगर बात करें कहाँ कहाँ पर है, तो ये हमने फिलहाल जो है यहाँ पर शो नहीं किया है। तो कुछ एक है, आपको याद रखना है। चिरांग रिपू है जो कि असम में पड़ता है, देहिंग पटकाई है जो कि असम में पड़ता है, पूर्वी द्वार है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, देमाली इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में है, गारो पहाड़ी मेघालय में है, मयूरभंज ओडिशा में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, मैसूर कर्नाटक, शिवालिक उत्तराखंड में है और वायनाड केरल में है। प्रमुख कुछ माइक स्थल हैं। चलिए, तो हम आपको इसका जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। हम आपको हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर इसकी लिंक ज़रूर भेजेंगे। चलिए, अब हाथी मेरे साथी अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो जस्ट हमने बात करी कब किया गया था, तो 2011 में किया गया था। गजू इस अभियान का शुभंकर चुना गया था। ठीक है, इसका शुभंकर कौन चुना गया था, तो गजू को चुना गया था। चलिए आगे बात करते हैं। गंगा डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसका सही जवाब है अनुसूची 1 में। हम आगे आपको अनुसूची 1, 2 क्या होती है बताएंगे। तो हम सभी जानते हैं जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है। ठीक है, और यह जो जीव है भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संघू नदी तंत्र में पाई जाती है और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, किसके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम। सेव कार्यक्रम किस जंतु के संरक्षण से संबंधित है, तो सबसे पहले तो सेव का क्वेश्चन को समझने के पहले हम सेव का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सेविंग, एस का मतलब है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो समझ गए होंगे ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गिद्ध से, जिसको इंग्लिश में वल्चर भी कहते हैं। तो वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये याद रखिएगा। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा जो होती है एक डिक्लोफेनेक, इसको भी प्रतिबंधित किया गया था। चलिए, गिद्ध के संरक्षण हेतु किस दवा को प्रतिबंधित किया गया था, तो जस्ट हमने बताया आपको डिफ्लोफेनेक को प्रतिबंधित किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। ये एक दर्द निवारक दवा थी और इसके कारण गिद्धों को क्या हो रहा था, किडनियों पर दुष्प्रभाव आ रहे थे। ठीक है, जिसके कारण गिद्धों की संख्या कम हो रही थी, वो मर रहे थे, इसलिए इस दवा को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसकी जगह पर कौन सी दवा यूज़ की जाती है, तो वो मेलोक्सिकम यूज़ की जाती है। ठीक है, मेलोक्सिकम दूसरी पीढ़ी की NSAID दवा है जिसका उपयोग डिफ्लोफेनेक के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, और जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती है। चलिए, और एक और फैक्ट आपको बताना चाहेंगे क्योंकि गिद्ध की बात निकली है, तो गिद्धों की कम होती संख्या को पहली बार कहाँ पर नोटिस किया गया था, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया था जो कि राजस्थान में आता है और ये मॉन्ट्रियल लिस्ट में भी शामिल है नेशनल पार्क, ये भी हमने आपको बताया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको स्पेशली याद रखना है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को पहली बार कहाँ आकलित किया गया था, तो कहाँ पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। अब हम बात करते हैं कश्मीरी स्टेग। ये स्टेग है, ओके, कश्मीरी स्टेग कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीरी स्टेग जो है ये कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है।
ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु है, सॉरी राष्ट्रीय तो भारत का हो जाता है, राजकीय पशु है कश्मीरी स्टेग, जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में, जो जम्मू कश्मीर में ही आता है। और इसके संरक्षण के लिए, अर्थात यहाँ पर और फैक्ट आपको कवर करवाते हैं, कश्मीरी जो स्टेग है इसको हंगुल भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हंगुल भी कहते हैं। और एक यूरोपीय प्रजाति का एक प्रकार का हिरण होता है, कौन कश्मीरी स्टेग, जिसको हंगुल भी कह रहे हैं, एक प्रकार का हिरण है, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। और इसके संरक्षण की जो योजना थी 1970 में स्टार्ट की गई थी, ये भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरली हम सारे पॉइंट बता चुके हैं इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि मगरमच्छ संरक्षण जो योजना है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना या योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो आपको बताना चाहेंगे मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1974। केंद्रीय, इसके अलावा एक और फैक्टर बताना चाहेंगे आपको, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। और मगर अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है देश में, तो वो है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। गेंडा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है, गेंडा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो आपको बताना चाहेंगे कि इसकी कम होती संख्या के आधार पर 1987 में जो है गेंडा परियोजना को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1987 में करा गया था। भारत के प्रमुख गेंडा संरक्षण केंद्र कौन कौन से हैं, बहुत फेमस हैं, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, देन इसी प्रकार मानस जो कि असम में है, और जल्दापारा में भी एक सिंग वाला गेंडा होता है जो कि वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ पर है, असम में है। तो गेंडा परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो 1987 में प्रारंभ की गई। और मार्च 2019 में भारत व 4 अन्य देश कौन कौन से, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया ने एशियाई गेंडे व एक सिंग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए एशियाई गेंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये फैक्ट आपको और भी ध्यान रखना है, कौन कौन से कंट्री ने, तो एक है भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया ने एशियाई गेंडों पर कौन सा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लाल पांडा परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो लाल पांडा परियोजना प्रारंभ की गई 1996 में, ठीक है। लाल पांडा क्या है, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कैट बियर भी कहते हैं क्योंकि बिल्ली जैसा दिखता है, लेकिन इसको ये एक्चुअल में लाल पांडा होता है। 1996 में WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना जो है प्रारंभ की गई थी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में मुख्य रूप से ये क्या है, पाया जाता है। और जो साइट है, हमने माइक में भी साइट्स का जिक्र किया था, साइट्स जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया। IUCN के अंतर्गत यह इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। इंडेंजर्ड वगैरह क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। और लाल पांडा की अगर हम बात करें तो ये सिक्किम का राजकीय पशु है, राज्य पशु है, ठीक है, जैसे कि कश्मीरी स्टेग जम्मू कश्मीर का था, उसी प्रकार से लाल पांडा कहाँ का राज्य पशु है, तो यह सिक्किम का राजकीय पशु है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सारे फैक्ट हम यहाँ पर आपको कवर करवा चुके हैं लाल पांडा के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, हिम तेंदुआ परियोजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है, हिम तेंदुआ अर्थात जो बर्फ में रहता है, सफ़ेद होता है, तो ये जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना जो है प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना भारत के हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में क्रियान्वित की जा रही है। तो हमने यहाँ पर विभिन्न जो भी संरक्षण परियोजना उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। फिर से एक बार बता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट एक बार संरक्षण जो भी विभिन्न जंतुओं के किए गए हैं, वन्य जीवों के किए गए, उसके बारे में बात कर ले। तो हमने आपको बताया बाघ प्रोजेक्ट अर्थात बाघ संरक्षण के लिए जो योजना है 1973 में लाई गई। हमने एलिफेंट का देखा, एलिफेंट संरक्षण की जो योजना है 1992 में लाई गई। हमने गेंडे के बारे में पढ़ा जिसकी परियोजना 1987 में लाई गई। हंगुल अर्थात जिसको कश्मीरी स्टेक बोलते हैं 1970 में प्रारंभ किया गया। इसके अलावा लाल पांडा की हमने बात करी तो लाल पांडा जो है 1996 में प्रारंभ किया गया। मगरमच्छ की हमने बात करी, मगरमच्छ जो है 1974 में इसके संरक्षण की योजना लाई गई। इसके अलावा हम बात करें कस्तूरी मृग की, हमने नहीं बताया लेकिन यहाँ पर आप सुन लीजिए, कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 में प्रारंभ की गई थी। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में इसकी शुरुआत की गई है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, याद रखना है मुख्य रूप से, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा थोमिन परियोजना, तो थोमिन परियोजना भी हम केवल यहीं पे बता रहे हैं, तो 1977 में लाई गई थी। थोमिन जो है हिरण की प्रजाति है जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसका संरक्षण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अर्थात जो कि मणिपुर में है किया जा रहा है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। कौन? थोमिन, जो कि डांसिंग डियर के नाम से फेमस है। इसी प्रकार कछुआ परियोजना, तो कछुआ परियोजना जो है 1975 में उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई थी। उड़ीसा का जो गहीरमाथा द्वीप व नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान में भी कछुआ संरक्षण किया जा रहा है। और अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो इसके दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति ऑलिव रिडले का संरक्षण किया जा रहा है। बहुत फेमस है ऑलिव रिडले कछुए का अक्सर जिक्र होता है, तो ये हमने पढ़ा। देन इसके अलावा हमने मगरमच्छ की बात कर चुके हैं, 1974-75 में स्टार्ट हुआ। एशियाई शेर और गिद्ध, या हम गिर परियोजना की बात कर लेते हैं, तो एशियाई शेर या गिर शेर परियोजना जो है 1973 में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई थी। टाइगर के राजकीय पशु बनने के पहले एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। गुजरात की गिर पहाड़ियों को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में भेजने की योजना जो है अभी क्रियान्वित है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। संरक्षण और कोई छूटा तो नहीं, हम सारे संरक्षण की बात कर चुके हैं। इनफैक्ट आज के वीडियो में हमने यही बात करी है। सभी जो भी हमारे जो वन्यजीव जंतु हैं उनके संरक्षण की हमने हमारी इस वीडियो में बात करी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो एक काम करते हैं, बाकी के हम फैक्टर लाने वाले हैं तो हम वीडियो 3 में लेकर आते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।